लाइव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे हमारी चर्चा चल रही थी उत्तराखंड के हिस्ट्री पे, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल हमारा हो गया था। उसमें हमने कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ा, फिर कत्यूरी राजवंश पढ़ा, और कत्यूरी राजवंश जो 8 शाखाओं में विभाजित हुआ था उसमें एक थी काली कुमाऊं शाखा। उस काली कुमाऊं शाखा के जो राजा थे वो थे ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव से सोमचंद की बेटी का विवाह हुआ। तो हम चर्चा करेंगे आज एक उत्तराखंड के सबसे बड़े ऐतिहासिक राजवंश कुमाऊं के चंदवंश पे, क्योंकि ये चंपावत वाले कुमाऊं वाले एरिया से ही इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसे कुमाऊं का चंदवंश के नाम से जानते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कुमाऊं के चंदवंश की। कुमाऊं का चंदवंश लगभग 700 एडी से इसको, और 1790 जब गोरखा कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं तब तक ये वंश चलता है। तो अपने आप में लगा लो इससे बहुत ही बड़ा जो कुमाऊं उत्तराखंड में बहुत बड़ा इसने शासन किया। तो कुमाऊं का चंदवंश जो हमने पढ़ा था कि कार्तिकेयपुर राजवंश की जो एक शाखा कत्यूर घाटी में गई थी, वहां के एक राजा थे ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव जो थे काली कुमाऊं शाखा के जो राजा थे, काली कुमाऊं, इसके जो राजा थे ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, तो ये इसके अंतिम राजा माने जाते हैं। और इससे जो ब्रह्मदेव था, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया। जो सोमचंद माना जाता है कि ये इधर प्रयाग के झूसी नामक स्थान से हरिद्वार की यात्रा पे आया था। कोई बोलते हैं हरिद्वार की यात्रा पे आया था, कोई बोलते हैं बद्रीनाथ की यात्रा पे आएगा। हरिद्वार माने तो हम हमारे मैप के हिसाब से ये है, और बद्रीनाथ माने तो ये चमोली वाले एरिया में है। तो प्रयाग झूसी से ये आया था और यात्रा पे आया। तो ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी चंपा का विवाह सोमचंद से कर दिया। तो अब सोमचंद का विवाह हो गया चंपा से, और विवाह हुआ तो उसके बाद इसे चंपावत वाला जो ये एरिया था, ये वाला एरिया इसको मिल गया, दहेज में मिल गया। सोचो अब सोमचंद को बोला गया कि अब भाई आप यहाँ के राजा हो, देखो कैसे आगे क्या करना है। अब लगाओ यहाँ रह गया प्रयागराज, यहाँ रह गया उत्तराखंड। तो इतनी दूर से कोई अगर कहीं हम ही लगाओ, हम उत्तराखंड से अगर हमें तमिलनाडु के किसी गांव में बोला जाएगा आप यहाँ के प्रधान हो, यहाँ का शासन देखो, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ रणनीति करनी पड़ेगी, कुछ शासन प्रशासन के लिए करना पड़ेगा। तो वही सोमचंद जो था, सबसे पहले उसने क्या किया, तो ये वाला एरिया हमारा चंपावत। तो चंपावत में जब सोमचंद को ब्रह्मदेव ने शासन दिया तो उसने यहाँ एक सबसे पहले क्या किया, एक राजबुंगा का किला का निर्माण किया। राजबुंगा, इस किले का उसने निर्माण किया क्योंकि राजधानी चलानी, अपने शासन प्रशासन करना है, कहीं से तो कार्य करेगा, ऐसे कहीं पे बैठ के कार्य कर नहीं सकता। तो उसके लिए उसने सबसे पहले एक राजधानी का निर्माण किया, और उस राजधानी को बोला गया राजबुंगा का किला। एक किला बनाया और वहीं से, उस किले से वो अपना शासन प्रशासन देखने लग गया। अब राजा बन गया तो राजधानी चाहिए जहाँ से वो सारे कार्य अपने करेगा, उसी के लिए तो उसने राजबुंगे के किले का निर्माण किया। अब राजबुंगे के किले से वो अपनी सारी जो भी चीजें थी वो देखने लग गया। राजबुंगा का किला। तो सोमचंद ने छोटे से अपनी एक शुरुआत की, राजबुंगा के किले से अपनी जो अपने राज्य की उसकी शुरुआत की। अब जब इसने शुरुआत की तो अब सोमचंद बेचारा अकेला शासन करना है, अपना राज्य चलाना है, विस्तार करना है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब उसने अपने जो उसका छोटा एरिया था, इस एरिया में, जैसे हमारे भी, हम जिस गांव में रहते थे कुछ लोग बड़े पॉपुलर रहते हैं, मतलब कुछ लोगों के सब लोग सुनते हैं, वो रहते हैं गांव में, उनको बड़ी इज्जत मिलती है। तो वही सोमचंद तो था, उसने यहाँ कुछ 4 जो जातियां थी उसके गांव में, उन 4 जातियों को उसने कुछ 4 जातियों को नियुक्त किया। तो इन जो 4 लोगों में थे वो थे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। इन 4 जातियों का उसने निर्माण किया और इन्हें अपने जो ग्रुप था उसमें ले लिया कि अब इन्हें कहा गया, इनको नाम दिया गया, इन 4 जो जातियां थी इनका जो संगठन बनाया उन्हें बोला गया बूढ़ा या सयाना। बूढ़ा
या सयाना, इनको नाम दिया गया। और अब एक प्रकार से हम ये माने तो हम इस सोमचंद्र का मंत्रिमंडल का इसको हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि एक राजा हो गया, जैसे हम पहले हम सीरियल रामायण महाभारत देखते थे तो राजा यहाँ बैठा है, आगे उसके कुछ मंत्रीगण वैसे ऐसे लाइन में, तो वैसे ही सोमचंद ने भी किया। शासन उसको चलाना था, अकेले तो वो कुछ कर नहीं सकता था, उसके लिए उसने ये चार जो बूढ़ा सयाने थे, इन्हें चाराल भी कहा गया, इनकी नियुक्ति की। तो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, तो ये जो इम्पोर्टेंट पद थे, अब उनने क्या किया कि इनकी नियुक्ति कर दी। इनसे जो भी राय लेनी थी, जो भी आगे कैसे टैक्स बढ़ाना है, कैसे राज्य को आगे बढ़ाना है, कहाँ आक्रमण करना है, कहाँ नहीं, कैसे भी अपने छोटे से जब हम शुरुआत करते हैं, छोटा भी हम किसी स्टार्टअप की अगर शुरुआत करते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, कहाँ हम करेंगे, कहाँ से कैसे शुरू करेंगे। तो वही, अब जब इसने 4 जातियों की नियुक्ति की, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, इन्हें चाराल, बूढ़ा या सयाना सब कहा जाता था, वो हमने अभी देखा। तो अब ये राजा को मदद करते थे कि कैसे टैक्स लगाना है, कहाँ क्या करना है, कैसे राज्य को आगे बढ़ाना है, कैसे विस्तार करने, तो ये सारे मदद करते थे। अब ये राजा के फेवरेट हो गए। शुरुआत में जो हमारा साथ देते हैं, शुरू से जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं, जो हमारा साथ देते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही सोमचंद के लिए ये चारों लोग इंपॉर्टेंट हो गए, जो इसके अपना जो एरिया था उसमें इन चारों की नियुक्ति की। ये टैक्स लेने में मदद करते थे, सारे मतलब प्रशासन को यही संभालते थे, शासन प्रशासन क्या करना कैसे करना वो यही कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी संभालते थे। अब अपना जो गांव का एरिया था उसमें तो ये हो गया। फिर सोमचंद ने सोचा कि मैं जो हमारे आसपास के गांव वाले हैं उनको भी मिलाता हूं अपने साथ। अपने गांव तक तो सीमित रहेगा नहीं, राजा है, राज्य विस्तार की सोचेगा, राज्य को बढ़ाने की सोचेगा, कहीं आक्रमण की सोचेगा। एक ही जगह पे तो राजाओं का तो वही होता है, अपना राज्य का जितना हो सके उतना विस्तार करो। तो इसने ये अपना गाँव का तो हो गया। अब जो आस पास के गाँव के थे वहां से भी इसने 5 जातियों का निर्माण किया, 5 जातियों को शामिल किया। अब इसमें हो गया एक, अब देखो अब स्टोरी यहाँ पे हो गया कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, जो शुरुआत से इसके साथ थे, जिसने इसके शुरू में मदद की। तो ये हो गया कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। इन्हें बूढ़ा या सयाना कहा गया, बूढ़ा या सयाना। अब ये तो अपने गांव से जो थे, अब इसने जो अपने गांव से थोड़ा दूर की वहां भी 5 जातियों को इसने नियुक्त किया। तो उनमें था मेहरा, फरत्याल, डेक, ढेक और करायत। अब ये हो गए 5, 4 और 5। अब ये हो गए 4, 3, 4। तो ये शुरुआत से थे। जब राजा ने अपने सोचा कि अब मैं आसपास के गांव की जातियों को भी अपने पास करता हूं, तो इन 5 की नियुक्ति की किसने? सोमचंद ने। अब क्या हुआ कि जैसे ये टैक्स लगा देते, अब ये तो पहले थे तो ये अपने आप को बोले कि भाई हम राजा के प्रिय हैं, हम पहले से हैं। अब ये अपने आप को ज्यादा समझने लग गए। अब ये जैसे टैक्स लेते थे, इन्होंने भी टैक्स लगाया। तो ये सपोज है 100 रुपए कहीं से टैक्स ले रहे हैं। अब किसी जगह से 100 रुपए टैक्स ये ले रहे हैं, 100 रुपए टैक्स ये ले रहे हैं। अब इन्होंने 80 रुपए राजा को देने हैं, इनके पास बच गए 20। इन्होंने भी 80 रुपए राजा को देने हैं, इनके पास बच गए 20। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि भाई हम पहले थे, हम राजा के प्रिय हैं, हम पहले से। इन्होंने इन्हीं पे टैक्स लगाना चालू कर दिया। भाई अब 100 रुपये ये टैक्स कर रहे, 100 रुपये ये कर रहे। अब इन्होंने बोला कि इनके पास बचे 20 रुपए, बोला कि इसमें से भी 10 रुपए आप हमें देंगे। तो इन्होंने इन्हीं पे टैक्स लगा दिया। अब इनके पास पूरा शासन प्रशासन देख रहे, वो करे, जो काम ये कर रहे वही ये भी कर रहे हैं, सारा ये कर रहे हैं। अब इनके पास लास्ट में कितना बचा? 10 रुपए। तो इनको बुरा लग गया कि भाई हम इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, ये राजा को 80 रुपए, राजा को, मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे है कि 80 रुपए राजा को दो, फिर 10 रुपए इनको दो। तो इनका दिमाग खटकने लग गया, भाई हम भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना ये कर रहे हैं। फिर अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनको मारने की साजिश एक वो कर दी कि हम इनको मार दें, क्योंकि इनसे परेशान हो गए थे। जहाँ भी जाओ ये बोल रहे कि भाई हम इम्पोर्टेंट हैं,
राजा भी इन्हीं की सुन रहा था, तो इनकी जो इज्जत थी वो कम होने लगी, ना के बराबर होने लगी। तो इनको दिक्कत आ गई, इन्होंने इनको मारने की साजिश कर दी। किसने? जो ये मेहरा फड़त्याल देख थे, इनको नाम दिया गया थोक। इनका नाम ये हो गया बूढ़ा और सयाना, ये हो गया थोक। अब जब बूढ़ा सयानों ने थोकों पर टैक्स लगाने की कोशिश की, तो इन्होंने एक साजिश के तरीके इनको मार दिया। इन चारों को इन्होंने मरवा दिया। किसने? और इसमें जो मेन माना जाता है, इसमें जो मेन माने जाते हैं मेन दल, जो मेहरा और फड़त्याल, ये दो दल थे, इसमें इन्हीं की साजिश मानी जाती है। तो इन्होंने इनको मरवा दिया और जिस स्थान पे मारा इनको, उसे नाम दिया गया बुढ़ चौर। बुढ़ चौरा नामक स्थान पे इन्होंने इनको मार दिया। अब ये परेशान हो गए, इनको मार दिया। अब जब मारा तो ये राजा के सबसे प्रिय थे, शुरुआत में जिन्होंने राजा की मदद की थी। तो अब राजा को लग गया बुरा, सोमचंद बेचारे ने इतनी शुरुआत से कहाँ रह गया, प्रयागराज से आया यहाँ उत्तराखंड, एक छोटे से राज्य में अपना विस्तार किया। जिन लोगों को साथ लेके वो चला, वही आपस में लड़ने लगे। अब ये चारों इसके मर गए। अब उसको दिक्कत आ गई, यार मैंने इतनी मेहनत से राज्य बनाया, वो किया, तो ये तो मेरे ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो अब उसने क्या किया कि बोला कि ये चीजें खत्म करो। उसने क्या किया, 4 बूढ़े या सयाने तो मर गए थे, फिर जो थोक बचे थे 5 थोक, उसने बोला कि अब इनको भी रहने देते। उसने 2 दलों का गठन किया। किसने? सोमचंद ने। वो 2 जो मेहरा फड़त्याल मेन थे, 4 बूढ़ों के उसमें, तो इसने सोमचंद ने 2 दलों का गठन किया, मेहरा और फड़त्याल। बोला भाई 2 दल हैं। अब इसने क्या किया कि जो गांव के सारे लोग थे, जितने भी लोग थे, बोला कि अब हम 2 दलों में रहेंगे। एक हो गया मेहरा दल, दूसरा हो गया फड़त्याल दल। अब फिर सोमचंद को दिक्कत आई, दल तो मैंने बना दिए, पता चला इसी के अंदर लोग एक दूसरे को मारने लगे। तो उसने बोला कि गांव के जो लोग हैं, कुछ लोग इसमें रहेंगे और कुछ लोग इसमें रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि परिवार के सारे लोग मेहरा में चले गए और किसी दूसरे परिवार के सारे लोग फड़त्याल में चले गए। इन्होंने बोला कि कुछ लोग परिवार के, जैसे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो 2 गए मेहरा दल में, 2 गए फड़त्याल दल में। किस लिए? क्योंकि अगर ये 2 मेहरा दल में है, इसके 2 भाई लोग या मम्मी पापा कुछ भी फड़त्याल दल में है, तो एक दूसरे को नहीं मार सकते, क्योंकि उसके दल वाले उसमें हैं, तो ये कैसे उनको अपने ही परिवार वालों को मार देंगे। तो ये सोमचंद ने दिमाग लगाया, उसने ये किया कि मेहरा फड़त्याल 2 दल बनाए, और कुछ दल एक ही परिवार के कुछ सदस्य मेहरा दल में जाएंगे, कुछ फड़त्याल दल में जाएंगे। और जो राजा था सोमचंद खुद था फड़त्याल दल में, ये था फड़त्याल दल में, और अपने बेटे को इसने किया मेहरा दल में। तो सोमचंद गया फड़त्याल दल में, अपना बेटा गया उसका मेहरा दल में। तो इसलिए इन्होंने बोला कि भाई अब मेहरा फड़त्याल दल बन गए, इससे जो लड़ाई झगड़े का माहौल था वो खत्म हो गया। इसके बाद कुछ लोग ऐसे रहते थे, इसको पद को स्थानांतरित करते थे, कभी यहाँ रहते थे, कभी यहाँ रहते थे, कुछ लोग चेंज होते रहते थे, कभी वो फड़त्याल दल में जाएंगे, कभी वो मेहरा दल में जाएंगे। तो ये चीजें चेंज होती रहेगी, कभी फड़त्याल कभी मेहरा। तो अब कुछ लोग थे जो इधर उधर करते थे, उन्होंने एक अपना अलग ही दल बना दिया, उसे कहा गया तेथरी दल। तेथरी नामक नाम दिया गया कि बोला भाई हम कभी इधर रह रहे हैं, कभी उधर रह रहे हैं, तो इनको तेथरी नाम दिया गया। जो कभी इधर रहते थे मेहरा दल में, कभी फड़त्याल दल में रहते थे। तो ये चीजें हुई। अब इसे सोमचंद का पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। जो भी ये 5 बूढ़े सयाने जो थोक थे, उनको सोमचंद का पंचायती राज कहते हैं। तो ऐसे सोमचंद ने मैनेज किया। अब उसके बाद जो था, सोमचंद ने, अब राजा है, राजा विस्तार भी करेगा, तो सबसे पहले जो आक्रमण इसका माना जाता है वही अपने पड़ोस के राज्य पे जो किया। एक जगह का नाम है दौड़कोट। दौड़कोट। तो सोमचंद ने सबसे पहले, दौड़कोट का कोई रावत राजा था, रावत राजा। तो सबसे पहले सोमचंद ने क्या किया कि इसको हराया। सबसे पहले इसने रावत राजा पे आक्रमण किया, इसको हराया, थोड़ा अपना राज्य का विस्तार किया। बोला जाता है कि इसका एक सेनापति था सोमचंद का, कालू तड़ाकी। तो सोमचंद ने कालू तड़ाकी की मदद से पहला आक्रमण किया और दौड़कोट के रावत राजा को हराया। तो सोमचंद के बारे में जो जानकारी थी वो इतनी थी कि बस सोमचंद्र जो था, सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक, चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। और हमने पढ़ा कि इसने पहले 4 बूढ़ों या सयानों की नियुक्ति की,
फिर कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, फिर 5 डेक या ढेक जिनको बोलते थे, थोक बोलते थे, मेहरा, फरत्याल, डेक, ढेक, करायत, इनकी नियुक्ति की। फिर पहला इसने राजभुंगे के किले से अपनी राजधानी की शुरुआत की। फिर पहला आक्रमण दौड़कोट के रावत राजा को हराया। ये सोमचंद के बारे में। फिर सोमचंद के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट फिर आत्मचंद्र आता है। जैसे पहला सोमचंद, फिर उसके बाद अगला राजा आता है आत्मचंद। फिर उसके बाद जो राजा आता है वो आता है पूर्णचंद। फिर आता है इंद्रचंद। तो पहला हो गया सोमचंद, फिर आत्मचंद, फिर पूर्णचंद, इंद्रचंद। इनके बारे में उतनी कुछ जानकारी मिलती नहीं है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट राजा है वो है इंद्रचंद। तो इंद्रचंद के बारे में माना जाता है कि इसने जो रेशम की इसने खेती चालू की। मतलब इसने रेशम के जो वस्त्र थे वो वस्त्रों का निर्माण करना इसने चालू किया। तो इंद्रचंद के बारे में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसने जो किया ये रेशम वो चालू किया। और इसके समय में कुछ वो होता था कि जो नील से कपड़े जो रंगते थे उसकी परंपरा इसमें थी। मतलब कपड़े जो नील के होते थे उससे कपड़े रंगने का कार्य इसने चालू किया। कपड़े रंगने का कार्य मतलब नील से इसने ये चालू किया। कि अब इस समय बोलते थे, जिस समय ये कोई कहानी थी कि कपड़े रंगते थे, उस समय कोई झूठी अफवाह फैलाई जाती थी, तो उसको बोला गया पटरंग वाली कोई प्रथा थी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस यही कि इसने नील से कपड़े रंगने की वो की। और इसने जो रेशम के कपड़े जो थे वो बनाना कार्य, रेशम कारखाना मान के चलें तो रेशम का कार्य इसने प्रारंभ किया था। अब इसके बाद बोला जाता है कि बहुत से राजा हुए। फिर इसके बाद एक राजा आता था वीणाचंद। तो बोला जाता है कि जो वीणाचंद था ये भोग विलासी राजा इसको बताया जाता है। कि भोग विलासी मतलब वही दारू दुरू अयासी में ये रहता था। तो इसके समय क्या हुआ कि चंद वंश अपने पतन की ओर आ गया। सोमचंद ने अच्छा संभाला था, इंद्रचंद ने अच्छा संभाला, उसके बाद जो भी बीच में राजा हुए उन्होंने भी थोड़ा बहुत संभाला। पर जब ये वीणाचंद आया, इसके समय पे चंद वंश का पतन चालू हो गया। और लगभग खसों ने, जो खस जाति थी, इन्होंने 200 वर्षों तक चंदवंश जो कुमाऊं था उसमें अपना अधिकार कर लिया। लगभग 200 वर्षों तक, क्योंकि ये अपने ही उसमें रहता था तो खसों को मौका मिल गया। तो 200 वर्षों तक फिर ये चंदवंश जो था उसका थोड़ा पतन हो गया मतलब। और उस समय ये खसों ने यहाँ 200 वर्षों तक शासन कर दिया। फिर 1000 एडी के आसपास इसके बाद शासक बना वीरचंद जो ये था। तो वीरचंद ने क्या किया कि इसको बोला जाता है कि इसने चंद वंश की पुनर्स्थापना की। सोमचंद ने किया था, फिर उसके आत्मचंद, इंद्रचंद ने सही किया। फिर उसके बाद जब वीणाचंद आया तो ये भोग विलासी राजा इसको बताया जाता है। इसके समय चंद वंश थोड़ा अपने अवनति काल पे आ गया, क्योंकि उसको राज्य से कुछ लेना देना था नहीं, अपनी मस्ती में रहता था। फिर यहाँ आगे जब इन्होंने चंपावत की जनता ने इस वीरचंद से बोला कि भाई अब यहाँ अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर वीरचंद जो था इसने चंद वंश की पुनर्स्थापना की। तो चंद्र वंश का जो पुनर्स्थापक माना जाता है वो माना जाता है वीरचंद को। तो चंद वंश में हमने सारी ये चीज़ें देखी कि सोमचंद, फिर इंद्रचंद, फिर वीणाचंद हो गया, फिर वीरचंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब वीरचंद जो था इसने सोन खड़ायत के नेतृत्व में जो खस रहा था, खस जो माना जाता है सोन खड़ायत, इसको हराकर सोन खड़ायत जो ये खस राजा था इसको हराकर सोमचंद ने चंद्रवंश की पुनर्स्थापना की। किसने? वीरचंद ने। तो वीरचंद ने जब ये सोन खड़ायत को हराया फिर चंद्रवंश की पुनर्स्थापना की। तो वीरचंद जो था इसको चंद्रवंश का पुनर्स्थापक माना जाता है, वीरचंद। तो चंद्रवंश की पुनर्स्थापना किसने की अगर प्रश्न पूछा गया तो वीरचंद। चंद्रवंश की पुनर्स्थापना जो कि वो की वीरचंद ने। तो चंद्रवंश में शुरुआत सोमचंद ने स्थापना की, फिर इंद्रचंद रेशम कारखाना खोला, फिर उसके बाद वीणाचंद के समय चंद्रवंश का पतन हो गया। फिर हमारे जो वीरचंद जब वीणाचंद के समय खसों ने
कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया। तो उसके बाद यहाँ की जनता ने वीरचंद को बोला और वीरचंद ने यहाँ खसों से मुक्त करके चंद वंश की पुनर्स्थापना की। ये चीज़ें हमने चंद वंश में पढ़ी। अब इसके बाद जो वीरचंद था उस समय